हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आर्थिक और सामाजिक विकास। ये है जीएस दृष्टि की घटना चक्र बुक। तो चलिए बिना समय जाया किए हम शुरू करते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक विकास के विविध आयाम। भाग ए आर्थिक विकास है। इसके 4 आयाम है: आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, वैश्विक क्षेत्र और जनसांख्यिकी। सबसे पहले पढ़ेंगे भाग ए आर्थिक विकास। आर्थिक विकास क्या होता है? आर्थिक विकास आर्थिक आवश्यकताओं, वस्तुओं, संस्थाओं आदि में गुणात्मक परिवर्तन से संबंधित है। ये संरचनात्मक परिवर्तन एवं प्रौद्योगिकी आदि में वृद्धि करने वाले तत्वों को निर्धारित करता है। अब अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय क्या है? अर्थव्यवस्था की अवधारणा। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का एक व्यावहारिक पक्ष है जो किसी देश या क्षेत्र विशेष में होने वाली आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति एवं स्तर को दर्शाता है। इसमें सभी क्षेत्रों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, उपभोग तथा रोजगार आदि को सम्मिलित किया जाता है। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है: नियंत्रण के आधार पर, विकास के आधार पर और वैश्विक संबंधों के आधार पर। नियंत्रण के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। विकास के आधार पर अविकसित तथा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। वैश्विक संबंधों के आधार पर होती है खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जिसमें विदेशी देशों के साथ कोई हमारा व्यापारिक लेन देन नहीं होता। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जिसमें एक देश का विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक लेन देन होता है। अब अगर नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण देखें तो 3 तरह की होती है: पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ एवं बाजार प्रणाली मांग एवं पूर्ति पर आधारित होती है। संसाधनों पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। देखो इसके उदाहरण है यूएसए। समाजवादी अर्थव्यवस्था जन कल्याण पर आधारित होती है। संसाधनों पर सार्वजनिक क्षेत्र का नियंत्रण होता है। इसका उदाहरण है क्यूबा। मिश्रित में लाभ एवं बाजार प्रणाली प्लस जन कल्याण पर आधारित होती है। मतलब निजी क्षेत्र का भी थोड़ा नियंत्रण होता है, थोड़ा सरकार का भी होता है, मिल के काम किया जाता है। संसाधनों पर निजी और सार्वजनिक दोनों का नियंत्रण। जैसे भारत इसका उदाहरण है। भारत लोगों के लाभ के लिए भी काम करता है और पूंजी के लिए भी काम करता है, तो इसीलिए भारत आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। अब है विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था होती है विकसित, अल्प विकसित, विकासशील, अविकसित, अल्प विकसित, विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अविकसित या अल्प विकसित। अविकसित शब्द का प्रयोग उस अर्थव्यवस्था के लिए किया जाता है जहां विकास की आशाएं धूमिल हो, जबकि अब अल्प विकसित शब्द का प्रयोग उस अर्थव्यवस्था के लिए किया जाता है जहां विकास की पर्याप्त संभावना हो। अर्थात अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वह है जहां विकास की क्षमता न हो और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वह है जो उचित रूप से विकसित हो। जैसे अल्प विकसित में हम रख सकते हैं युगांडा वगैरह को। विकासशील अर्थव्यवस्था में मौद्रिक प्रौद्योगिकी गैर आर्थिक सीमाओं के कारण विकसित देशों की तुलना में आय, उपभोग, बचत तथा पूंजी निर्माण का स्तर अपेक्षाकृत निम्न होता है। जैसे हमारा भारत देश विकासशील अर्थव्यवस्था में आता है। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के तीनों संसाधन प्राकृतिक, मानवीय, भौतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं तथा उनका अनुकूलतम एवं समुचित उपयोग अथवा दोहन हो रहा हो, विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे इसका उदाहरण यूएसए है। वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था कैसी होती है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसकी दुनिया के अन्य आर्थिक अर्थव्यवस्थाओं के साथ उचित आर्थिक संबंध हो, उत्पादन, उपभोग तथा पूंजी निर्माण बाह्य लेन देन से प्रभावित हो, आयात एवं निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध हो। आधुनिक विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं कैसी हैं? खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं, क्योंकि आजकल हर विश्व का किसी न किसी विश्व के साथ व्यापार होता ही है। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जो बाह्य अर्थव्यवस्थाओं से किसी भी प्रकार का आर्थिक संबंध नहीं रखती है तथा आयात निर्यात की गतिविधियां शून्य होती हैं, बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसका उदाहरण है उत्तर कोरिया। बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण क्या है? उत्तर कोरिया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जो नॉमिनल जीडीपी के संदर्भ में विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2022 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार तथा क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार
देखो नॉमिनल जीडीपी की टर्म में तो भारत पांचवी है, लेकिन क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत की अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता के पश्चात 1947 से 1989 मिश्रित अर्थव्यवस्था, पंचवर्षीय योजना, सीमित विदेशी व्यापार और कल्याणकारी समाजवाद। 1989 तक पंचवर्षीय योजना, सीमित विदेशी व्यापार था, कल्याणकारी समाजवाद था, तो हमारी अर्थव्यवस्था जैसी थी मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। लेकिन 1991 में हमने नई आर्थिक नीति अपनाई और एलपीजी रिफॉर्म किए। एलपीजी रिफॉर्म मतलब लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण और वैश्वीकरण। अब है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को तीन श्रेणियों प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक में बांटा गया है, जिन्हें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की तीन श्रेणियां प्राथमिक में कृषि एवं संबंध क्षेत्र जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र आते हैं, निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति आदि। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है, व्यापार, परिवहन व संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, सामुदायिक सेवा, ये सब तृतीय क्षेत्र में आती हैं। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। किसी अर्थव्यवस्था में देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का कुल मूल्य क्या कहलाता है? नेशनल इनकम कहलाता है। राष्ट्रीय आय, बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास प्लस निवल अप्रत्यक्ष कर और विदेशों से निवल कारक आय क्या है? राष्ट्रीय आय। अर्थात राष्ट्रीय मतलब जीडीपी एट मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य पर हमारी जीडीपी कितनी है, माइनस मूल्यह्रास मतलब डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि किसी वस्तु के मूल्य में कितनी हानि हो रही है, तो वो हो गया मूल्यह्रास। निवल अप्रत्यक्ष कर, निवल अप्रत्यक्ष कर मतलब कितना टोटल टैक्स कितना बच रहा है उसको कहते हैं निवल अप्रत्यक्ष कर, प्लस विदेशों से निवल कारक आय। विदेशों में निवल कारक आय का मतलब है कि हमारे यहाँ विदेशों से कितनी संपत्ति जा रही है, विदेशों से हमारे यहाँ कितनी आ रही है, उसको माइनस करके जो निवल कारक आय बचती है वो है विदेशों से निवल कारक आय। अब राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय के प्रकार कितने हैं? चार प्रकार की होती है। सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी और पर कैपिटा इनकम। गणना की विधि तीन है, राष्ट्रीय आय उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। राष्ट्रीय आय लेखांकन में राष्ट्रीय संबंधी समुच्चय देशीय एवं राष्ट्रीय सकल व निवल कारक लागत और बाजार कीमत पर आधारित। अब जीडीपी, जीडीपी क्या होती है? किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। और जीएनपी किसी देश के नागरिकों, निवासी एवं गैर निवासी द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीएनपी कहलाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। जीडीपी इज इक्वल टू देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय माइनस विदेशियों से द्वारा देश में अर्जित आय। जैसे हमारे यहाँ के जो लोग विदेश में अर्जित आय कर रहे हैं वो, और विदेश से आके जो लोग यहाँ इनकम कर रहे हैं उनको माइनस करके जीडीपी निकाली जाती है। नेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, तो क्या आ जाएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है। और साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है? एनडी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज इक्वल टू बाजार कीमत पर जीडीपी, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर। निवल अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। जो टैक्स पे किया उसमें से सब्सिडी घटा दो तो निवल अप्रत्यक्ष कर आ जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ही राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ही नेशनल इनकम कहलाती है।
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले दादाभाई नौरोजी ने द्वारा 1868 में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में लगाया था। वर्ष 1931-32 में V.K.R.V. राव ने सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय का आकलन किया। आजादी के बाद राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए सर्वप्रथम गठित समिति राष्ट्रीय आय समिति वर्ष 1949 थी, जिसकी अध्यक्षता पीसी महालनोबिस ने की थी। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संस्थान एनएसएसओ की स्थापना 1950 में हुई। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई 1951 में हुई और वर्ष 2019 में एनएसएसओ और सीएसओ को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बना दिया गया है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 के संदर्भ में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश राज्य कौन है? गोवा है। वर्तमान में भी गोवा ही है। राष्ट्रीय आय की गणना विधि उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि है। तो उत्पाद विधि के आधार पर उत्पाद विधि में निम्नलिखित तीनों क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना ही उत्पाद विधि के अंदर राष्ट्रीय आय की गणना कहलाती है। आय विधि, जब व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसे आय विधि कहते हैं। आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हस्तांतरित आय जैसे पेंशन, बेरोजगारी भत्ता तथा गैर कानूनी कार्यों से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। व्यय विधि, व्यक्ति अपनी आय को वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करता है, इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के व्यय को जोड़कर की जाती है। व्यय विधि में शेयरों और बॉन्डों पर किया गया व्यय शामिल नहीं होता है। अगला है सतत विकास। सतत विकास क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास की वह प्रक्रिया है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करती है। क्या कहलाती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये ब्रुकलिन रिपोर्ट के अनुसार है। सतत विकास के स्तंभ 3 हैं: पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक। वर्ष 1992 में पर्यावरण एवं विकास पर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ, जिसे रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन नाम दिया गया है। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एसडीजी इंडेक्स को सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। पेरिस जलवायु समझौता वर्ष 2015 में पारित हुआ, जिसके अंतर्गत इंटरनेशनल सोलर अलायंस के गठन का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में कितने सदस्य हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस में? 100। सतत विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। वहनी द सस्टेनेबिलिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1713 ईस्वी में हेंस कॉल्ड वॉन कार्लोविस द्वारा किया गया था। वर्ष 1962 में सर्वप्रथम रचेल कार्सन ने अपनी पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग में इस अवधारणा से अवगत कराया। वर्ष 1968 में जीव विज्ञानी पॉल और इलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बॉम्ब का प्रकाशन हुआ, जिसमें जनसंख्या, संसाधन, दोहन और पर्यावरण के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला गया। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972 स्टॉकहोम पर्यावरण का पहला शिखर सम्मेलन था। 1980 में विश्व संरक्षण रणनीति सतत विकास के लिए सजीव संसाधन संरक्षण आई। वर्ष 1983 में हार्लेम बुटलेंड के नेतृत्व में विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना की गई। सतत विकास से क्या अभिप्राय है? सतत विकास से आशय है आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना। आगे है 1983 में गठित बुटलैंड आयोग द्वारा 1987 में हमारा साझा भविष्य नामक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसे ब्रुकलिन रिपोर्ट भी कहा जाता है। फिर 1987 में प्रस्तुत ब्रुकलिन रिपोर्ट ही सतत विकास शब्द पहली बार पूर्ण रूप से परिभाषित किया गया। इस रिपोर्ट से ही सतत विकास शब्द को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली। वर्ष 1992 में पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ। सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों द्वारा अपनाया गया। तृतीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार जारी 3 जून 2021 को जारी किए गए। नीति आयोग द्वारा शीर्ष पर केरल और उत्तराखंड रहे थे।
सतत विकास के उद्देश्य क्या क्या हैं? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक एवं अनुकूल तकनीकी का प्रयोग, सामाजिक अन्याय की समाप्ति, संस्थानों का विकेंद्रीकरण, आर्थिक वंचनाओं से मुक्ति आदि। सतत विकास की सबसे अच्छी परिभाषा ब्रुकलिन रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य में दी गई है। आयोग ने सतत विकास को ऐसा विकास कहा है जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकता पूरी करता है। सततशीलता क्या कहलाती है? सततशीलता का अर्थ है ऐसी स्थिति से है जो हमेशा के लिए बनी रहे, शर्त प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग न हो, पर्यावरणीय असंतुलन न हो, प्रकृति का उत्पादन क्षमता से अधिक शोषण न हो। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या क्या है? प्राथमिक क्षेत्र कृषि एवं संबंध क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। आर्थिक गतिविधियों के पर अर्थव्यवस्था को तीन श्रेणियों प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में बांटा गया है, जिसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि एवं संबंध क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियों को शामिल किया जाता है। एग्रीकल्चर कृषि, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन करना आदि विज्ञान एवं कला दोनों है, इसे खेती भी कहते हैं। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन, यह विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन है। विटीकल्चर द्राक्षा कृषि, अंगूर की खेती। हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों व फलों को उगाना। जैविक कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। भारत का पहला जैविक कृषि राज्य कौन सा है? सिक्किम पूर्णतः जैविक कृषि राज्य है वो। कृषि की प्रक्रिया, निवेश, मशीन, बीज और रसायनों का निवेश होता है। जुताई, बुवाई, छिड़काव, ये सब प्रक्रम होते हैं। फिर फसल का उत्पादन होता है। मानवीय निवेश होता है। भौतिक निवेश क्या क्या है? सूर्य प्रकाश, वर्षा, मृदा, ढाल, तापमान, ये भौतिक निवेश है। मानवीय निवेश है भंडारण, श्रम, मशीनरी और रसायन। भारत में कृषि, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि क्षेत्र देश की कुल आबादी के लगभग 70% को आजीविका और देश के कुल कार्यबल के लगभग 54.6% के लिए रोजगार पैदा करता है। जहां वर्ष 1950-51 में जीडीपी में कृषि की भागीदारी 55.4% थी, वहीं वर्ष 2019-20 में जीडीपी में कृषि की भागीदारी घटकर मात्र 17.8% रह गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीए का योगदान, ग्रॉस वैल्यू एडिशन में तीनों क्षेत्रों का योगदान कितना है? प्राइमरी सेक्टर मतलब कृषि और संबंध क्षेत्र का योगदान 18.8% है। वहीं सेकेंडरी सेक्टर उद्योगों का योगदान 28.2% है और टर्सरी सेक्टर का, सेवा क्षेत्र का 53% है। भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र, योजना आयोग ने कृषि जलवायु क्षेत्रों के आधार पर कृषि योजना तैयार करने की अनुशंसा की। कृषि जलवायु विशेषताओं, विशिष्ट मृदा प्रकार, तापमान और वर्षण, उसकी विशेषता सहित जलवायु एवं जल संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर संसाधन विकास हेतु कृषि क्षेत्र को मोटे तौर पर 15 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी 15 श्रेणियां? पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, देखो ये रहा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र। पूर्वी हिमालयी क्षेत्र, ये वाला एरिया है। तीसरा है निम्न गंगे मैदानी क्षेत्र, ये रहा तीसरा। मध्य गांगेय मैदानी क्षेत्र, ये वाला रीजन है। उच्च गांगेय मैदानी क्षेत्र, गंगा पार का मैदानी क्षेत्र, पूर्वी पठार एवं पर्वतीय क्षेत्र, केंद्रीय पठार एवं पर्वतीय क्षेत्र, और पश्चिमी पठार एवं पर्वतीय क्षेत्र, ये रहा पश्चिमी पठार एवं पर्वतीय क्षेत्र। अगला है दक्षिणी पठार एवं पर्वतीय क्षेत्र, तो दक्षिणी पठार ये रहा। उसके बाद अगला है पूर्वी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र, ये रहा पूर्वी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र। अगला है पश्चिमी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र,
तो ये हो गया पश्चिम तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र। अगला है गुजरात के मैदान और पर्वतीय क्षेत्र, तो ये है गुजरात के मैदान और पर्वतीय क्षेत्र। पश्चिमी मैदान और पर्वतीय क्षेत्र ये रहा। अगला है द्वीपीय क्षेत्र, तो द्वीप क्षेत्र ये रहे, ये है लक्षद्वीप और ये वाला है अंडमान निकोबार द्वीप। प्रत्येक पौधा एक विशिष्ट जलवायु में ही अपना विकास करते हैं, इसीलिए अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जैसे मरुस्थल में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है, पहाड़ों पर पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। जायद की फसल, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज आदि ये सब जायद की फसल है। जायद की फसल की बुवाई कब की जाती है? मार्च में, और कटाई होती है जून में। खरीफ की फसल की बुवाई होती है जून जुलाई में और कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में। कौन कौन सी है? धान, मक्का, ज्वार, सोयाबीन, उड़द, तिल, अरहर, मूंग। तो इस समय जो अक्टूबर चल रहा है अभी, तो अभी कौन सी फसल चल रही है? अभी खरीफ की फसल चल रही है, यानी कि धान, मक्का, ज्वार, सोयाबीन, उड़द, तिल, अरहर और मूंग। अगली फसल है रबी की फसल। कब बुवाई की जाती है? अक्टूबर नवंबर में बुवाई की जाती है और मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। कौन कौन सी फसल आती है? गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, अलसी आदि ये सब रबी की फसलों के अंतर्गत आती हैं। भारतीय कृषि की समस्याएं क्या क्या है? मानवीय समस्याएं, संस्थागत समस्याएं और तकनीकी। मानवीय में भूमि पर जनसंख्या का दबाव ज्यादा है, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। सामाजिक वातावरण भी एक कारण है। संस्थागत समस्या, खेतों का छोटा आकार, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है तो संयुक्त परिवार से एकल परिवार में परिवर्तित होते जा रहे हैं, और एकल परिवार में जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो भूमि का बंटवारा हो जाता है, जिसके कारण जो है खेत आकार छोटा होता जाता है। भू स्वामित्व प्रणाली, स्वामित्व किसी और का है, खेती कोई और कर रहा होता है, बटाईदारी किसी वगैरह। तकनीकी समस्या, सिंचाई की कम सुविधा, खेती के पुराने तरीके, उन्नत बीजों की कमी, साख सुविधाओं का अभाव, भंडारण की कमी आदि ये सब तकनीकी समस्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व है। राष्ट्रीय आय में योगदान, आय का स्रोत है। बहुत लगभग 60% जनसंख्या आज भी कृषि आय पर निर्भर है। आजीविका एवं रोजगार देती है। खाद्य पदार्थों की पूर्ति का साधन है। जीवन निर्वाह का स्रोत है और पूंजी निर्माण, ये सब कृषि का महत्व है भारत में। आगे बढ़े। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम तथा प्रौद्योगिकी स्तर पर के आधार पर कृषि का वर्गीकरण। निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि मतलब गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि मतलब छोटे भूखंड, साधारण औजार और अधिक श्रम का प्रयोग करके जो कृषि की जाती है वो गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत आती है। वहीं आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि, जलवासी पशुचारण आदि शामिल होते हैं। वाणिज्यिक कृषि, फसल उत्पादन, पशुपालन हेतु अधिक पूंजी, मशीनों के उपयोग तथा बाजार में विक्रय हेतु जो कृषि की जाती है वो वाणिज्यिक कृषि होती है। जैसे कपास की खेती, नीम की खेती, ये सब वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आती हैं। वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, ये सब वाणिज्यिक कृषि है। फसल चक्र, किसी निश्चित क्षेत्रफल पर निश्चित अवधि के लिए भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए उद्देश्य से फसलों को अदल बदल कर उगाने की प्रक्रिया को फसल चक्र कहते हैं। अथवा किसी निश्चित क्षेत्र की एक नियत अवधि में फसलों को इस क्रम में उगाया जाता है कि भूमि की उर्वरता शक्ति का कम से कम ह्रास हो, तो उसे फसल चक्र कहते हैं। देखो ये दिखाया गया चित्र में फसल चक्र। अब है ग्रीन रिवॉल्यूशन। 20वीं शताब्दी के छठे दशक में अंतिम दौर में हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन बीज उर्वरक जल तकनीकी करता है। उच्च पैदावार, विविधता बीजों, हाई यील्ड बीज उर्वरक, सिंचाई हेतु पानी, कृषि मशीनरी, कीटनाशकों का प्रयोग, किसानों के कृषि ज्ञान से कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन किया, जिसे तकनीकी रूप में हरित क्रांति या कृषि क्रांति के रूप में जाना जाता है। कौन थे हरित क्रांति के जनक? भारत में एम.एस. स्वामीनाथन थे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए लागू की गई नीति है। पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाता है हरित क्रांति में। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1968 में अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम एस कॉड द्वारा किया गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 में हुई थी।
हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की खेती पर पड़ा। कौन से क्षेत्र में पड़ा? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सफल रही हरित क्रांति। वर्ष 2006 में विज्ञान कांग्रेस ने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान किया था। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। ग्रे क्रांति उर्वरक से। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन। लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन और स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। अवैध कृषि वित्त। कृषि वित्त क्या होता है? कृषि साख से अभिप्राय ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने से है। कृषि वित्त या कृषि साख से तात्पर्य उस वित्तीय साख से है जिसका उपयोग कृषि से संबंधित विभिन्न कार्यों यथा कृषि यंत्रों का क्रय, सिंचाई की व्यवस्था करने, विपणन संबंधी कार्य एवं कृषि से संबंधित अन्य कार्यों के संपादन हेतु किया जाता है। कृषि वित्त के स्रोत क्या क्या हैं? संस्थागत स्रोत हैं और गैर संस्थागत स्रोत हैं। संस्थागत स्रोतों में वाणिज्यिक बैंक, सहकारी समितियां और सरकार आती हैं और गैर संस्थागत स्रोतों में साहूकार, देशी बैंकर व अन्य आते हैं।